गाइज वेलकम बैक। सो गाइज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्यूटीएम सब्जेक्ट के बारे में। क्यूटीएम सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये क्यूटीएम आपका एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आपका सब्जेक्ट है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजर ऐसे करके है। इसको आप ऑपरेशनल रिसर्च भी कहीं कहीं किसी किसी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इसको देखा जाता है। तो पहले इस सब्जेक्ट को ऑपरेशनल रिसर्च के उससे ही बोला जाता था, बट अभी क्यूटीएम के उससे बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एक मैं सजेशन आप लोगों को दे देता हूँ। देखो, अगर आप लोगों को थोड़ा सा डर लगता है ना इस सब्जेक्ट से, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पार्ट और बहुत थ्योरी का इस तरीके का कुछ एक इशू रहता है, तो अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है तो आप लोग पूरी थ्योरी अच्छे से करो। एंड इसके अलावा दोस्तों, मैं कुछ एक लास्ट में आप लोगों को इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सजेस्ट करूंगा कि कौन कौन से आप न्यूमेरिकल तैयार कर सकते हो जिससे आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर ले जाओ। तो इसमें कोई वो नहीं रहता है कि आप अगर न्यूमेरिकल गलत हो गया तो उसका मतलब पूरे मार्क्स चले गए। आपकी स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप एक थोड़ा सा पोर्शन भी अटैम्प्ट करते हो, एक दो पोर्शन भी करते हो, तो आपको स्टेप बेस पे मार्किंग मिलती है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर अच्छे खासे आपके थ्योरी पार्ट भी ज़्यादा आया था, यानी कि 50% का रेशियो था और 60%, मैं बोलूँगा कि 60% थ्योरी आई थी। मैंने शेयर किया हुआ है शॉर्ट्स वीडियो के अंदर क्यूटीएम का पेपर, सारे ही पेपर जितने भी एग्जामिनेशन था 2023 में जितने भी आए थे उन सभी को मैंने शेयर किया हुआ है। तो आप देख लो जाकर के, क्यूटीएम के अंदर ज़्यादातर थ्योरी आई थी लास्ट ईयर। तो इस बार मे बी कि वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा न्यूमेरिकल दे दें, बट आई विश की थ्योरी दें, थ्योरी पार्ट दें, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और आप लोग आसानी से कर ले जाओगे। तो देख लेना आप इसके बीच में क्या बैलेंस है। अगर देखो न्यूमेरिकल भी आता है तो उसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं। मैं आपको 6-7 न्यूमेरिकल के बता दूंगा कि कौन कौन से करके जाना है, कौन कौन से देख लो आप। थोड़ा थोड़ा उसका अगर एक पार्ट भी कर लेते हो ना, तो वो भी बहुत ही मतलब आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। और थ्योरी तो करनी करनी, जितनी भी थ्योरी है। उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था क्यूटीएम के ऊपर, ऑलमोस्ट 1 घंटे 15 मिनट या 1 डेढ़ घंटे का वीडियो। उस वीडियो को जरूर से देख लो जाकर के, अगर नहीं देखा है तो अभी तक का उस वीडियो को देख लो जाकर के। 1 डेढ़ घंटे का वीडियो जहाँ पर मैंने पूरी की पूरी कंप्लीट थ्योरी को डिस्कस किया हुआ है क्यूटीएम की। यूट्यूब के एंड स्क्रीन पर मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा उसका लिंक, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा। तो वो वीडियो जरूर से देख लो जाकर के, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आपको जितना भी न्यूमेरिकल का जो भी पार्ट है, तो न्यूमेरिकल के पार्ट आप बहुत सारे अलग भी चैनल्स हैं जिन लोगों ने अच्छे खासी चीज़ों को हर एक टॉपिक वाइज है तो उन लोगों ने डिस्कस किया, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो जाकर के। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो आपका वही ऑपरेशनल रिसर्च आता है। ऑपरेशनल रिसर्च देखो, ये जो आपका सब्जेक्ट का नाम है ना, ये क्या है, क्वांटिटेटिव। दो वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटीज़ में हम किसी की क्वालिटीज़ की बात करते हैं, जैसे हम पास्ट डेटा अपने केवल ऐसे ही रफली चीज़ों को यूज़ करना है। लेकिन अगर क्वांटिटेटिव वर्ड आता है तो क्वांटिटेटिव के अंदर नंबर्स की हम बात करते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट की बात करते हैं ना, नंबर्स की बात करते हैं। अगर हमको कोई भी डिसीजन लेना होता है तो नंबर्स के बेस्ड पर हम जो भी पास्ट हिस्ट्री हमारी होती है उसमें नंबर्स के बेस्ड पर हम डिसीजन लेते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव। यानी कि नंबर्स पर जब भी हम बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव, और जब किसी की क्वालिटीज़ पे बात करते हैं और अदर चीज़ों की बात करते हैं, केवल एक तरीके का रैशनल डिसीजन लेते हैं, तो वो हमारा क्वालिटेटिव। ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा टर्म, तो इसमें कुछ खास बताने वाला नहीं, मैंने ऐसे ही डिस्कस कर दिया। तो ऑपरेशनल रिसर्च होता क्या है दोस्तों? ऑपरेशनल रिसर्च का मतलब आपका ऐसे सीधा से समझ लो कि आपका एक तरीके का फील्ड ऑफ स्टडी आप बोल सकते हो, यानी जहाँ पर आपकी मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल मेथड्स यूज़ करे जाते हैं और इससे आप बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का देख सकते हो। और इसमें नंबर्स का यूज़ होता है। सिंपली अगर हम बात करें तो नंबर्स का यूज़ होता है। कहाँ से कब से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जब आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आया, फिर उसमें से आपने सेकंड आया, इस तरीके से मैंने पूरी हिस्ट्री उसकी बताई हुई है, तो देख लो जाकर के। लिमिटेशंस कौन कौन से होते हैं, उसके लिमिटेशंस के बारे में मैंने भी बात बताई कि इसमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपके पास में नंबर्स चाहिए है ना, पास्ट डेटा होना चाहिए। और रेजिस्टेंस टू चेंज होता है, टाइम एंड रिसोर्सेज लगते हैं, और अदर चीज़ें होती हैं, कई सारे इसके लिमिटेशंस होते हैं, वो सभी देख लेना। देन इसके बाद में आपके 3 मेजर फेजेस ऑफ द ऑपरेशनल रिसर्च, ये क्वेश्चन जोड़ करके भी पूछ सकता है किसी से, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन कौन से 3 मेजर फेजेस होते हैं। तो आपका 3 फेजेस में आपका एक जजमेंटल फेज, एक रिसर्च फेज एंड एक एक्शन फेज होता है। 3 तरीके के फेज होते हैं, तो उसको देख ले और अच्छे से देख लेना।
सही तरीके से पढ़ लेना। देन आपका थर्ड नंबर पे आता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च मेथड्स, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। टाइप्स के ऊपर बेसिकली मैंने बात बताई हुई थी कि अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके, तो उसको भी देख लेना क्या किस तरीके का होता है। देन फोर्थ नंबर पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सबसे पहला आपका, मैं यहाँ पर से सबकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक सबसे पहला आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग। इसका दोस्तों न्यूमेरिकल भी आता है और बहुत ही मतलब सिंपल, बहुत सिंपल तो नहीं बोलेंगे, आप एक बार इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो आपको न्यूमेरिकल सिंपल लगने लगेगा। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का मतलब ऐसे समझ लो कि आपके पास में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से आप बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव को जब चूज़ करते हो तो वही आपका क्या हो गया? डिसीजन मेकिंग, उसी को बोलते हैं। इसके अंदर हम तीन तरीके की चीज़ों की बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी एंड डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। यानी कि हमको तीन तरीके की सिचुएशंस के अंदर डिसीजन लेना होता है। जब हमारे पास में चीज़ें क्लियर होती हैं, क्लियर हमको सारी चीज़ें पता होती हैं, तो सर्टेन जब भी चीज़ें हों, और जब अगर हमारे पास में अनसर्टेनिटी होती है तब हम किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। जब हमारे पास में रिस्क होता है तब पर हम किस तरीके का डिसीजन लेते हैं। इसके एक एक का एग्जाम्पल आपको देना ही होता है। तो ये देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, मतलब इंपॉर्टेंट से एक बता रहा हूँ। और बाकी की ये सभी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं टिक कर दूँ ना तो ये आप बहुत ही अच्छे से करके जाओ। फिर फिफ्थ नंबर पे बात आती है कि मॉडर्न अप्रोच डिसीजन मेकिंग के बताओ कौन कौन से अप्रोच होते हैं। सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी के बारे में बताओ। उसके बाद में प्रेफरेंस थ्योरी एंड रिस्क एनालिसिस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से करके जाना। देन सिक्स नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो डिसीजन ट्री क्या होता है? डिसीजन ट्री कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि हमारे पास में कोई हमको डिसीजन लेना है तो हमको कैसे ट्री का डायग्राम बनता है, तो इस डायग्राम को देख करके जाना। सपोज दैट कि आपको कोई डिसीजन लेना है कि आपको कोई चीज़ लॉन्च करनी, कोई नया प्रोडक्ट है तो लॉन्च करना है कि नहीं, तो आपके दो पॉसिबल वेज बने कि हाँ लॉन्च करना है, यस, और अगर नहीं लॉन्च करना तो नो। तो जहाँ पर नो हो गया तो फिर आगे की कोई बात ही नहीं, लेकिन जब आगे ये है कि यस है तो उसके आगे फिर और पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं। अगर यस है तो क्या लॉन्च करना है, कैसे लॉन्च करना है, कब लॉन्च करनी, सारी अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो ये डिसीजन ट्री किस तरीके से बनता है उसका डायग्राम देखना। और डिसीजन ट्री का एक क्वेश्चन जरूर से आता है, बहुत ही सिंपल होता है, मतलब बहुत सिंपल नहीं होता है, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझोगे ना तो एकदम क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। देन आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या होती है, इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि इसका मतलब ऐसे समझ लो कि ये ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि आपकी हेल्प करती है कि आपके जितने भी यानी कि आपकी कॉस्ट लग रही है वो कम होनी चाहिए, और जो आपका आउटपुट हो वो बढ़ना चाहिए। यानी कि जो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो लेकिन कॉस्ट कम लगे, किसी भी चीज़ की प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो लेकिन कॉस्ट कम लगे, तो वही लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मैंने आप लोगों को पूरा बता करके रखा हुआ है, इसको आप लीनियर ऑप्टिमाइजेशन भी बोल सकते हो। ये एक तरीके का ऐसा मेथड होता है जो कि अचीव करता है बेस्ट आउटकम को, यानी कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइज कॉस्ट। इसका सीधा सा सिंपल सा ये फंडा है। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल होता है रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर रिलेशनशिप। तो ये सभी चीज़ें देख लेना। इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं बेसिकली, ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड एंड डुअल सिंप्लेक्स मेथड। अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं। इसमें सिंप्लेक्स का एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो देख लीजिएगा LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसी के अंदर सिंप्लेक्स जो आप बार बार सुनते हो तो वही आता है। अब ये होता है कि ड्यूटिलिटी क्या होता है, ड्यूटिलिटी का क्या मतलब होता है लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये एक ऐसा समझ लो कि क्या हो गया कि मतलब कि ऐसे समझ लो ड्यूटिलिटी मतलब कि ड्यूटिलिटी का क्या मतलब होता है लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ऐसे समझ लो कि जैसे कि कोई भी आपके पास में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है और उसके बाद में कई सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है। अगर वो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना तो आपकी जितनी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है वो ऑटोमेटिक सॉल्व धीरे धीरे होने लगती हैं, है ना। जैसे आपके घर में आपके कोई भी करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे सपोज दैट कि आपको जॉब नहीं मिल रही, तो अगर आपके पास में डिग्री नहीं होगी तब तक कैसे, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप डिग्री के ऊपर काम करना स्टार्ट करते
करते हो, आप एक डिग्री लेते हो, आपको अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हो, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब जॉब नहीं मिल रही तो वो छोटी छोटी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हो तो वो धीरे से सॉल्व हो जाती है। तो ये एक तरीके का ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जिससे बड़ी प्रॉब्लम से आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन, ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग वाला दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिसीजन ट्री वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला फर्स्ट नंबर वाला। देन इसके बाद में ड्यूटिलिटी वाला तो देख लेना, नॉर्मल है। ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बहुत मतलब एक इसका न्यूमेरिकल भी आता है, काफ़ी मतलब अगर मैं बात करूँ तो सिंप्लेक्स वगैरह जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, उनसे काफ़ी हद तक सिंपल रहता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसके तीन अलग अलग चीज़ें होती हैं कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड होता है, आई थिंक एक अलग होता है लीस्ट कॉस्ट मेथड होता है, एक वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता है VAM करके। तो ये तीन अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं, उनको सबको आपको देखना होता है और उसके हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऐसे समझ लो कि जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो होती है ना, कि किस तरीके से आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। ट्रांसपोर्टेशन जैसा नाम से ही क्लियर है कि जब भी आपकी कोई भी प्रोडक्ट होता है, सर्विसेज होते हैं, तो आपका ये सामान यहाँ पर है, तो आप किस तरीके से एंड कस्टमर तक पहुँचाओगे, उसको ऐसे लेकर के जाओगे, इस तरीके से लंबे रूट को फॉलो करोगे या फिर सिंपल रूट को फॉलो करोगे। तो इसके अंदर हम यही चीज़ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर हम यही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम कॉस्ट इफेक्टिव वे में अपने एंड कस्टमर तक अपना सामान को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को डिलीवर कर सकते हैं बिना बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करे हुए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर हम वही प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे मूवमेंट, हमारा ज़्यादा मूवमेंट ना हो, हमको बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता ना तय करना पड़े, हमारा कम से कम रास्ता तय हो। तभी आप देखो कि अगर मान लो कि एक मेन कंपनी यहाँ पर, जैसे मारुति सुजुकी यहाँ पर है, तो इसके जो अलग अलग छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं, जो इसकी वेंडर्स होती हैं, इसके आसपास ही इनकी कंपनियाँ होती हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि इनके जो भी वेंडर्स होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं तय करना होता। इसके अलग अलग तीन वो होते हैं, मेथड्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की। इसकी थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल भी आता है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, VAM करके होता है। देन असाइनमेंट प्रॉब्लम, इसी में पूछा जाता है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का तो मतलब आप समझ गए, लेकिन असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि जब हम किसी कोई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइंड करते हैं, जैसे कि तुम्हारा ये काम है, मैन पावर को है ना, जब हमको रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना होता है तो वो चीज़ होती है। इसके बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और इसके बीच में असाइनमेंट प्रॉब्लम के बीच में डिफरेंस बताओ। देखो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को लिख लो कि डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है, तो आप इसको देख लेना। असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे कि रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे किसको दें, जबकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि हम किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल और कॉस्ट इफेक्टिव वे में हम अपने एंड कस्टमर तक सामान लेकर के जाएँ, ठीक है। इसमें आपके दोनों के न्यूमेरिकल आते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आता है, ट्रांसपोर्टेशन से भी आता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का आप फिलहाल अच्छे से करके जाना। इसके बाद में आपका आता है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी के अंदर क्या होता है कि जैसे आप ऐसे समझ लो कि मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर्स हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कंपटीटर्स हैं। जैसे आप देखो तो कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, है ना, डिव हो गया, लिमिका हो गया, ये सब आपस में कंपटीटर्स हैं। एक नहीं आपको मिलेगा तो आप दूसरे सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाओगे ना। लिमिका नहीं मिली तो चलो भैया ड्यू दे दो, है ना। तो इस तरीके से यानी कि गेम थ्योरी के अंदर हम क्या करते हैं कि यानी कि जितने भी कंपटीटर्स होते हैं वो एक तरीके का गेम ही खेलते रहते हैं, गेम खेलते हैं और किस तरीके से कौन आगे बढ़ जाएगा, कितना अपने आप को कौन अपग्रेड कर पाएगा समय के हिसाब से, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। इसमें एक सैडल पॉइंट होता है जो कि आपका ये चीज़ बताता है कि सैडल पॉइंट के अंदर आपका ये होता है कि जिसमें कि आपका मिनी मैक्स वैल्यू इज इक्वल्स टू मैक्सिमिन वैल्यू करके होता है सैडल पॉइंट, ठीक है। तो उसको देख लेना, मैंने बताया हुआ शॉर्ट में आपसे कुछ ऐसे पूछा जाता है। एक तरीके का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहाँ पर आपका बेसिकली वो जितना आपने ना प्रॉफिट ना लॉस, उस तरीके की जैसे सिचुएशन आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी ना, वो उस तरीके का होता है। तो गेम थ्योरी, उसके ऑब्जेक्टिव्स, 2% जीरो सम गेम क्या होता है, यानी कि जहाँ पर दो लोग होते हैं, 2 कंपटीटर्स होते हैं, इसका मतलब 2 कंपटीटर्स होते हैं, इसकी एक थ्योरी आती है, तो इसको देख लीजिएगा।
कभी कदार आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये गेम थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में क्यूइंग थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यूइंग थ्योरी का मतलब आप ऐसे समझ लो कि जो आपको क्यू लगानी पड़ती है बिजली का बिल जमा करने के लिए, राशन लेने के लिए, तो उस क्यू को किस तरीके से कम किया जाए, और जो पहले आएगा, जो पहले आएगा उसको किस तरीके से दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्यूइंग थ्योरी के अंदर, इसकी थ्योरी अच्छे से याद कर लीजिएगा। देन इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी आता है, PERT और CPM करके, है ना। तो ये दो अलग अलग थ्योरीज भी आती हैं इसकी, और साथ ही साथ में इसके मतलब न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से करना है। प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये आपका PERT एंड CPM, यानी कि PERT में आपको मैं ऐसे सिंपली बता देता हूँ कि PERT का मतलब ऐसे समझ लो कि इसके अंदर 3 आपके फेजेस होते हैं। 3 फेजेस के मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक एंड लाइकली। यानी कि जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, तो प्रोजेक्ट में क्या होता है कि कोई भी जब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, जैसे कानपुर मेट्रो है, तो आप कानपुर मेट्रो हम 3 फेजेस होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि हम आशावादी होते हैं कि 2 साल के अंदर कंप्लीट ही हो जाएगा, ठीक है। देन उसके अलावा होता है एक मोस्ट लाइकली के अंदर क्या होता है कि हम देख लेते हैं कि हाँ भैया 2.5 साल तक लग सकता है, शायद में भी 2.5 साल लग जाए, हम श्योर नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम पैसिमिस्टिक होते हैं तो उसके अंदर हमको पता ही नहीं रहता कि कब ये प्रोजेक्ट खत्म होगा जाकर के। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। जैसे नॉर्मली वॉर वगैरह होती है ना, तो यूक्रेन और उसकी जो भी रशिया वगैरह की जिसकी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो हमको उसके बारे में एकदम पैसिमिस्टिक यानी कि निराशावादी होते हैं कि कब ख़त्म होगी, कुछ पता नहीं, कुछ भी अनसर्टेन है सारी चीज़ें। तो ये होता है PERT। इसके अंदर 3 वर्ड्स आते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली। एंड CPM के अंदर क्या होता है, ये एक तरीके का क्रिटिकल पाथ मेथड होता है। इसमें हम सारे ही, जैसे सपोज कि कोई भी प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, तो जितने भी क्रिटिकल पाथ हैं उसको एनालिसिस करने के बाद में हम एक डिसीजन तक पहुंचते हैं कि कितना समय हमको, कितना एक्सपेक्टेड टाइम लग सकते हैं। यानी कि अगर कानपुर मेट्रो है तो इसमें कौन कौन से क्रिटिकल पाथ्स हैं और उन सभी क्रिटिकल पाथ में कितना समय लगेगा, उसके हिसाब से 2-4 साल में, 2 साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट, 4 साल में पूरा होगा, हम एक डिसीजन तक, यानी कि एक फाइनल उस पर पहुंचते हैं कि हम जो प्रोजेक्ट हमारा कब तक पूरा हो पाएगा। तो ये इसका एक न्यूमेरिकल भी आता है, इसको भी देखना ही है आपको। सो इसके बाद में कैशिंग, यानी कैशिंग इन ऑपरेशन रिसर्च। इसका मतलब सिंपल दोस्तों ये होता है कि जब भी सपोज आपकी कोई कंपनी है ना, तो उस कंपनी के अंदर आपने मान लो मेन चीज़ें तो आपने इकट्ठा कर ली, लेकिन अगर आपको टाइम कम लगाना है और टाइम कम के साथ में आपको टाइम को कम करना है और इसके साथ में इफ़िशियंसी चाहिए, तो आप बहुत सारे अदर रिसोर्सेज को भी इकट्ठा करते हो, जिससे कि आप अपने आइडल टाइम को कम कर सकते हो। और बहुत सारे अदर जो टाइम होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ होती है ना, उसको कम कर सकते हो। तो एक तरीके के एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होते हैं आज एडेड टू द सर्टेन टास्क टू स्पीड अप देयर कंप्लीशन, यानी कि जिससे कि आप बहुत जल्दी से कोई भी काम को, कोई भी प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हो। तो उन रिसोर्सेज को जुटाना, जैसे कि हम अपने घरों पे देखो, हम कपड़े चाहें तो अपने हाथों से नहीं धुल सकते हैं ना, तो लेकिन फिर भी हम वॉशिंग मशीन रखते हैं, क्योंकि वो हमारी क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं, मतलब टाइम इफेक्टिव, ऐसे आप बोल सकते हो कि आपकी कम मेहनत लगती है और बहुत जल्दी से आपकी जो भी होते हैं कपड़े धुल भी जाते हैं। तो वो एडिशनल चीज़ें, यानी कि एडिशनल रिसोर्सेज जो आपकी कंपनी में जो आपकी हेल्प करते हैं, जो आपको बहुत जल्दी से टाइम के साथ में किसी चीज़ को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। तो कैशिंग इन ऑपरेशन रिसर्च ये होता है इसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। देन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यूइंग थ्योरी एंड ये गेम थ्योरी, ये सभी इंपॉर्टेंट में से एक आते हैं। सो इन सभी को आप देख लेना। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, इसके अंदर ऐसे आप समझ लो कि सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम क्या होते हैं, ये एक तरीके का ऐसा होता है कि फिगरिंग आउट द बेस्ट ऑर्डर टू डू थिंग्स सो यू गेट द बेस्ट रिजल्ट। यानी सीक्वेंस, यानी किसी चीज़ का कैसे सीक्वेंस लगाना है, किसी भी अलग अलग तरीके की मशीन्स रखी हुई है, तो मशीन्स को किस तरीके सीक्वेंस में लगाना है जिससे सारे काम, सारे टास्क एक साथ हो सकें। प्रिंटिंग, ड्रिलिंग, और मैंने अदर मशीन्स का एग्जांपल दिया था उसी एक वीडियो के अंदर कि सारे काम एक साथ होने चाहिए। ये नहीं कि एक काम हो रहा उसके बाद में दूसरा काम हो रहा जा करके फिर तीसरा काम हो रहा। जैसे अगर आप देखो
अगर आप खाना बनाते हो तो एक गैस अगर आपकी जो दो दो बर्नर है मान लो, तो एक में आपके चावल चढ़े हैं, दूसरे में आप रोटी सेक रहे हो, तो आपका खाना बहुत जल्दी बन जाता है ना। लेकिन अगर वहीं एक बर्नर है आपके पास में, तो उसमें आप क्या करोगे, पहले रोटियां सेकोगे, उसके बाद में चावल बनाओगे, तो उसके बाद में उससे क्या हो रहा है कि आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है ना। या फिर आप एक ही ऐसी तरीके से काम करो कि पहले आपने रोटियां रोटियां सेक ली, उसके बाद में आपने चावल चढ़ा दिए, फिर दाल पका रहे हो, तो इससे आपका क्या हो रहा है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है ना। लेकिन अगर आप एक साथ ही तीन चार चीज़ों को कर रहे हो, आपके पास में एक इनफ मैन पावर है, तो उससे जल्दी काम होता है। तो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए कि जिससे जल्दी जल्दी काम किया जा सके, इसमें आपकी कई सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आपके इस तरीके से अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें एन जॉब्स टू मशीन, एन जॉब्स थ्री मशीन, टू जॉब्स एम मशीन, एन जॉब्स एम मशीन, ये चार तरीके की चीज़ें होती हैं जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता है विथ एग्जाम्पल। जॉनसन के द्वारा ये एल्गोरिथम्स कुछ दिए गए थे। जस्ट वेट अ मिनट, एक मिनट दोस्तों। उन्हीं एल्गोरिथम्स को आपको पूरा करना होता है। सो अभी यहाँ पर देख लो, आपकी न्यूमेरिकल कुछ यहाँ पर मैंने बताए हुए कि कौन कौन से आपको न्यूमेरिकल देखने हैं, और बहुत सारे अगर आप टॉपिक वाइज देखोगे ना, जैसे आप सबसे पहले आप देख लो सिंप्लेक्स का एक आपका न्यूमेरिकल दिया जाता है, तो उसको आप यूट्यूब पे सर्च करो जाकर के कि क्या सिंप्लेक्स है, किस तरीके से इसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। इसके अगर आपको पूरा नहीं कर पा रहे हो, अगर आप पूरा करने में आपको दिक्कत हो रही, तो एटलीस्ट एक दो चार स्टेप्स ही समझ लो कि किस किस तरीके से इसका न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है, सो दैट कि आपके इतना तो मतलब कि आप कुछ तो उसके अंदर कर ही पाओ, मतलब एकदम ब्लैंक छोड़ करके नहीं आना है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होता है, सभी बच्चे कर लेते हैं। इसको देख लोगे जाकर के, समझ लोगे इसके कॉन्सेप्ट को, तो बहुत ही आपको इजी हो जाएगा। देन गेम थ्योरी भी ठीक है, अगर इसको नहीं भी करोगे तो भी काम चलेगा, बट हाँ इसको सबसे लास्ट में करना, ठीक है, देख लेना, देख लीजिएगा इसको। देन इसके बाद में आपका होता है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसका एक न्यूमेरिकल आता है जिसमें सिंप्लेक्स ही होता है, तो इसको भी सबसे लास्ट में देखिएगा जो आपके उसमें होगा सिलेबस में। देन असाइनमेंट प्रॉब्लम, इसको भी देखना आप लास्ट में। देन पर्ट एंड सीपीएम का जरूर से देख लेना। देन इसके अलावा एक डिसीजन ट्री, यानी कि 1 2 3 4 चार तो न्यूमेरिकल आपको अच्छे से करने ही करने हैं, है ना। जिसमें से आप, आई होप कि आप, आई एम डम श्योर कि आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वाला जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल होता है, तो आप सभी बच्चे उसको कर भी लेते हैं आसानी से, तो उसको कर ही लोगे। इसकी थ्योरी के ऊपर भी बात आ जाती है कभी कदार, सब कुछ आ जाता है, मतलब न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है इससे, थ्योरी भी पूछी जा सकती है, तो उसको देख लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। डिसीजन ट्री भी एक सिंपल ही है, इसको हम बहुत ज़्यादा कठिन नहीं बोल सकते, बट हाँ सिंप्लेक्स का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए, तो उसको थोड़ा, अगर आप उसके दो चार स्टेप्स भी ध्यान रख लेते हो, और अगर नहीं समझ पा रहे हो, अगर कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा है, मतलब ठीक है। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, उसके कुछ एक स्टेप्स को फॉलो करना है, उसको लिख करके जरूर आना है, यानी कुछ करके जरूर आए, कुछ का मतलब रेलेवेंट ही करके आओ, ऐसा नहीं कि कुछ भी करके चले आए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आपका क्यूटीएम। मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत ज़्यादा इसमें मैंने आप लोगों को नहीं बता पाया, ना ही मैंने न्यूमेरिकल कराए हुए हैं। न्यूमेरिकल वैसे दोस्तों मैं नहीं करा पाता हूँ, चाहे वो आपके अकाउंट्स के हो या फिर किसी भी चीज़ के हो, वो आपको बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जो यूट्यूब पे आप देखो जाकर के वीडियो, आप टॉपिक वाइज डालो, डिसीजन ट्री एनालिसिस का न्यूमेरिकल डालो, आपको सारी चीज़ें खुद में मिल जाएंगी। तो इतना ज़्यादा वो नहीं है, बट हाँ मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी कितना आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 15 क्वेश्चन हैं, 15 थ्योरी के क्वेश्चन हैं। आप अगर 15 में से जितने मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए उतने भी कर ले जाते हो, आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। एटलीस्ट पास तो हो ही जाओ, किसी की बैक नहीं आनी चाहिए। अगर मेरा वीडियो देख करके जा रहे हो तो दोस्तों किसी की बैक नहीं आए, बस मैं ये चाहता हूँ। सो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया है सभी लोगों को। कोई कन्फ्यूज़न डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, और हाँ कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बता देना कि आपका ये जो लास्ट एग्ज़ाम है, तो ये आप ज़रूर बता देना कि आप अपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर कौन से स्पेशलाइजेशन को जा रहे हो ऑप्ट करने। उन दोनों सब्जेक्ट का नाम बता देना, सो दैट कि मैं भी आगे के लिए प्रिपेयर कर सकूं। मुझे भी टाइम लगता है चीज़ों को बनाने में, पीडीएफ वगैरह पीपीटी वगैरह तैयार करने में, तो उसके हिसाब से मैं आगे की चीज़ें को डिसीज़न ले सकूं।
कितने लोगों ने कितना मेजर क्या स्पेशलाइजेशन चूज़ किया, और अगर कंफ्यूजिंग मतलब कंफ्यूजन की स्टेट, मतलब आपकी स्टेज जो है अगर वो कन्फ्यूज़न की है तो ऊपर भी उसमें कन्फ्यूज़न यानी कि उसमें आप बता दो कि अभी कुछ क्लियर नहीं है, नॉट